नीति शास्त्र में कहा गया है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा विचार छोटे मन के लोग करते हैं। बड़े दिल के लोग, बड़े मन के लोग पूरी धरती को अपना परिवार ही समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार किए प्रदान। अभिनेत्री वैजंती माला बाली और अभिनेता चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से किया गया सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे समारोह में मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे आज अयोध्या का दौरा। श्री राम लला मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, कुबेर टीला में करेंगे पूजा और दर्शन। सरयू घाट पर आरती में भी होंगे शामिल। भारत के 140 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है भारत की संसद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में IIMUN प्रतिनिधिमंडल को किया संबोधित। कहा, विश्व को भारत से अभी बहुत कुछ है सीखना। भारत मालदीव संबंधों का विकास आपसी हित और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत दौरे पर आए मालदीव के अपने समकक्ष मूसा जमीर से की मुलाकात। विभिन्न पहलुओं पर हुई बात, क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले गए केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट। दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर वैजंती माला बाली और तेलुगु फिल्म अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एशिया में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विन बालचंद मेहता और अनुभवी राजनीतिक नेता ओ राजगोपाल को भी तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। आध्यात्म के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए तोगदान रिम्पोछे को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। खिलाड़ी जोशना चिनप्पा, कृषि क्षेत्र में के चेलापल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक सोमदत्त बट्टू और मूर्तिकार ए वेलु आनंदाचारी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित भारत सरकार के अनेक मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पद्म पुरस्कार विजेता आज सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी भ्रमण करेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर सुदेश धनखड़ आज शाम अयोध्या जाएंगे। एक दिवसीय इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति करीब 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे। उपराष्ट्रपति इस दौरान राम मंदिर में रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद हनुमानगढ़ी कुबेर टीला में भी दर्शन पूजन करेंगे। शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उपराष्ट्रपति का यह अयोध्या का पहला दौरा है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकेंगे। और उपराष्ट्रपति की अयोध्या यात्रा के दरमियान हमारी सहयोगी दीक्षा कोहली हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीक्षा, आज अयोध्या में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनका ये पहला दौरा है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, उनका शेड्यूल क्या है, सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल रामवीर, आपको मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूंगी। इस वक्त मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी जहां हम मौजूद हैं, ये रामलला सदन है। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इस स्थान पर राम जी और उनके तीनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ था और आज यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी भी आने वाले हैं। अयोध्या में उनका जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है और वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में वो हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो रामलला जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि रामलला के दर्शन करने से पहले आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं और इसी प्रथा को फॉलो करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति भी पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, वहां पर आरती पूजन के तत्पश्चात वे रामलला के दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद वो कुबेर टीला के दर्शन करेंगे और रामलला के पूरे परिसर के बारे में जानकारी लेकर वो सीधे सरयू आरती में पहुंचेंगे जी। लेकिन आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज अक्षय तृतीया भी है और आज के दिन पर विशेष रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आचार्य जी प्रणाम, नमस्कार। जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम। आचार्य जी, आज का दिन बेहद खास है, आज अक्षय तृतीया है, आज माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन भी होने वाला है अयोध्या में। आज के दिन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है हमारे शास्त्रों में और आज उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ के लोगों का भी सौभाग्य है और उनका भी सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त करेंगे। और जो है आज जो अक्षय तृतीया का जो दिन है ये बहुत शुभ माना जाता है। अपने सनातन धर्म में अक्षय तृतीया जो तिथि है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं और आज के दिन किया गया दान पुण्य कुछ भी जो आप करेंगे वो अक्षुण्ण हो जाता है, वो बढ़ता ही जाता है, वो कभी घटता नहीं है, ऐसी मान्यता है। और ये तिथि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च राशि पर रहते हैं, इसलिए बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। सुदर्शन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर रामलला का नामकरण संस्कार हुआ था, उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण यहीं पर किया था। इस स्थान का क्या महत्व है? जी, आप जहाँ पर उपस्थित हैं इस स्थान का नाम श्री रामलला सदन देवस्थानम ट्रस्ट है और ये राम जन्मभूमि के महज 200 मीटर दूरी पर स्थित है और ये दिव्य देश इसको कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और भगवान चारों भाइयों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने इसी स्थल पर किया था जहां पर आप उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जैसा कि रामवीर सुदर्शन जी ने भी बताया कि इस स्थान का महत्व है, अयोध्या का हर कोना अपने आप में महत्वपूर्ण है और अगर हम अयोध्या की बात करें तो जब से रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है, जब से रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या में, तब से लाखों हजारों लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, नित्य प्रति उनके दर्शन कर रहे हैं और स्थान कोई भी हो यहाँ पर रामलला का एहसास कण कण में मौजूद है, जिसके तहत तमाम विशिष्ट जन भी यहाँ उनके दर्शन करने आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीक्षा हमारे साथ जुड़ी थी और अयोध्या को लेकर के आज उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा है, उसे लेकर के वो वहाँ के माहौल को हमारे साथ साझा कर रही थी। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है।
और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। नई दिल्ली संसद भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद भारत के 140 करोड़ लोगों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी समस्याओं और मुद्दों का समाधान करती है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत लोकतंत्र की जननी रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया को भारत से अभी बहुत कुछ सीखना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान आगे का रास्ता दिखाता है और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवाओं के लाभ के लिए देश भर में अपने संविधान को जाने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली, अब लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी लोकतांत्रिक सिस्टम भारत अपना है, तो दुनिया में इसका अध्ययन हुआ और दुनिया में जब अध्ययन हुआ तो लगा कि संसदीय लोकतंत्र शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और आज 75 साल बाद हम कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और लोगों का विश्वास भरोसा इस संसदीय लोकतंत्र पर 75 वर्ष बाद अभी भी है। और जिन जिन दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं था, उन्होंने भी संसदीय लोकतंत्र को अपनाने का प्रयास किया और अधिकतम देशों में जहां भी रिवोल्ट होकर या जहां भी कोई परिवर्तन हुआ, संसदीय लोकतंत्र आया। इसलिए शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति संसदीय लोकतंत्र है। अब इस संसदीय लोकतंत्र के अंदर अपनाने के बाद संविधान का विषय आया। तो जब संविधान की डिबेट आप पढ़ेंगे, संविधान की पूरी डिस्कस को पढ़ेंगे, विचारों को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि संविधान के एक एक बिंदु पर एक लंबी चर्चा हुई। हर विषय पर सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और संसदीय लोकतंत्र के बाद जब संविधान की उन डिबेटों को आप अध्ययन करेंगे कि आपको लगेगा इतनी लंबी डिबेट के बाद भारत का संविधान बना। आज हम सबका संविधान पर भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है और हम कह सकते हैं कि दुनिया में आज भी भारत का संविधान सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धर्म का अधिकार देता है। ये भारत का संविधान ही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत मालदीव को ऑपरेशन के तहत नई दिल्ली ने साझा गतिविधियों, इक्विपमेंट प्रोविजनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के जरिए माले की सुरक्षा को बढ़ाया है। जयशंकर ने टिप्पणी की कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात के दौरान ये टिप्पणी उन्होंने की है, जो पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। मूसा 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आए हैं। गुरुवार को उनकी विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के अपने समकक्ष मूसा जमीर के साथ बातचीत में कहा कि दोनों देशों के रिश्तों का विकास आपसी हित और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि करीबी और निकटतम पड़ोसी होने के नाते हमारे संबंधों का विकास स्पष्ट रूप से आपसी हितों और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित है। जहां तक भारत का सवाल है तो ये हमारी पड़ोस प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण में व्यक्त किया गया है। मुझे आशा है कि आज हमारी बैठक में हम विभिन्न क्षेत्रों में हमारे दृष्टिकोण को मजबूत कर पाएंगे। Your delegation, a very, very warm welcome. This is your first visit to India in your current capacity, and it provides an opportunity to discuss our relationship and chart out future directions. As close and proximate neighbors, the development of our ties is obviously based on mutual interests and reciprocal sensitivity.
As far as India is concerned, these are articulated in terms of our neighborhood first policy and Sagar vision. I hope that our meeting today has enabled us to strengthen the convergence of our perspectives in the various domains. Excellency, India has been a key provider of development assistance to the Maldives. Our projects have benefited the lives of the people of your country, have contributed directly to the quality of life. They range from infrastructure projects and social initiatives to medical evacuation and health facilities. We have also extended financial support on favorable terms in the past. India has been a first responder on numerous occasions for Maldives. Our cooperation has also enhanced the security and well-being of your country through shared activities, equipment provisioning, capacity building and training. Excellency, the world is today passing through a volatile and uncertain period. In such times, as we saw during COVID, during natural disasters and economic difficulties, close partnerships with neighbors are of great value. So today, we will be reviewing the various dimensions of our ties. It is in our common interest that we reach an understanding of how best we take our relationship forward. Once again, a very, very warm welcome to you, and I would request you to make your remarks. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो से मुलाकात की और अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, ब्रिटेन के एनएसए टिम बैरो से आज दिल्ली में मुलाकात सुखद रही। अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की भी समीक्षा हुई। समझा जाता है कि जयशंकर और बैरो ने पश्चिम एशिया के हालात पर भी विचार विमर्श किया। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो गुरुवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ भी बातचीत की। मुलाकात के दौरान चर्चा का केंद्र बिंदु टेक्नोलॉजी और सुरक्षा पहल के इर्द गिर्द रहा। भारत और यूके दोनों आपसी संबंधों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरान अजीत डोभाल ने अपने ब्रिटिश समकक्ष के सामने ब्रिटेन में सिख कट्टरपंथ को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने ब्रिटेन सरकार को खालिस्तानी तत्वों पर लगाम लगाने की जरूरत बताई। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत 23 देशों के 75 प्रतिनिधियों ने भारत के 6 राज्यों में मतदान प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मतदान प्रक्रिया को देखकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। कुछ प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की सराहना की, तो वहीं अन्य प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग की हरित मतदान जैसी पहल को प्रेरणादायक करार दिया। इन प्रतिनिधियों ने चुनावों में ईवीएम, वीवीपैट के रैंडमाइजेशन सहित दूसरी चुनावी प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग की भी सराहना की। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि वे विशेष रूप से लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने के प्रति भारतीय मतदाताओं की प्रतिबद्धता और उनके अटूट विश्वास से प्रभावित हुए हैं। इस दौरे पर आए इन देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के सदस्यों के बीच इस बात पर सर्वसम्मति थी कि भारत में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, समावेशी और सुलभ रही है और यहाँ चुनाव उत्सव के मूड में होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने 4 से 9 मई तक कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा किया। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 की जनवरी से मार्च तिमाही में मुनाफा 18% तक बढ़ा है। मुनाफा बढ़ने के साथ ही 20,698.3 करोड़ रुपया हो गया है। सालाना दर के हिसाब से बैंक का नेट प्रॉफिट 25% बढ़ा है। स्टैंड अलोन बेसिस प्रॉफिट 1 साल पहले के
16,694.51 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,698.35 करोड़ रुपया हो गया है। कंसोलिडेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2023-2024 में 20.55% बढ़कर 67,084.67 करोड़ रुपया हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में यह 55,648.17 करोड़ रुपया था। तिमाही नतीजों के साथ बैंक ने शेयर धारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान भी किया है। बैंक के शेयर तेजी से कारोबार कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के पर्व पर पावन पर्व पर केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के श्री कपाट खोले जाएंगे, जिसके बाद चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। सबसे पहले सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट देश और विदेश के भक्तों के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोले जाएंगे। वहीं 12 मई को भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। यमुनोत्री के लिए 3,44,000 से ज्यादा, गंगोत्री के लिए 3,92,000 से ज्यादा और केदारनाथ धाम के लिए 7,60,000 से ज्यादा, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए करीब 6,60,000 तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए 45,959 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए देखते हैं। 10 मई साल 1857 को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ। इस क्रांति को चिंगारी तब लगी जब एक सैन्य विद्रोह के रूप में मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई और मंगल पांडे के साथ कई सिपाहियों ने गाय के चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। इस सैनिक विद्रोह के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। पहले स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ मेरठ से हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध समेत कई स्थानों पर फैल गया। शुरुआत में मेरठ से एक सैन्य टुकड़ी दिल्ली के लिए रवाना हुई और दिल्ली के दूसरी सैन्य टुकड़ी के साथ मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना शासक घोषित किया। 10 मई साल 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। इसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की नीति से आजादी प्राप्त की। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को जेल भी जाना पड़ा। साल 1990 में मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। साल 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किया जाता है। विश्व शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही साल 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज 10 मई है और आज क्रांति दिवस है। मेरठ की बात हुई, हम आपको बता दें कि मात्र 72 घंटे में अंग्रेजों को पूरी की पूरी छावनी को एक तरह से उस पूरे क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। अंग्रेज जिनका सूरज कहीं नहीं छिपता था, मात्र 72 घंटे में उन्हें खदेड़ दिया गया। तो जब लोग एक होते हैं तो समस्या कितनी भी बड़ी हो वो उससे पार पा जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आपके मतदान अनुभव को सरल और सुगम बनाने के लिए पोलिंग बूथ पर सभी व्यवस्थाएं की हैं। अब बारी आपकी है, मतदान करने की है, लोकतंत्र में आपके योगदान की है।
चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं प्रेरित करते हुए इस वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। यही कर्तव्य अधिकार हमारा, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। माननीय जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी आमच्या गावामध्ये आले आणि त्यांनी आम्हाला 7 मे रोजी जास्तीत जास्त मतदान कसं होईल त्या संदर्भात आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि आम्ही गवाही देतो की सर्वप्रथम 7 मेला मतदान करू आणि नंतरच मच्छीमारीसाठी जाऊ। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। 132 मच्छीमार संघटना आहेत जिल्ह्यामध्ये, त्यामध्ये जवळपास 70,000 आपले वोटर्स आहेत। यावेळी खूप कमी लोकांनी मतदान केलं होतं। त्याचं कारण सुद्धा आहे की आपण एक वेळ आत गेले समुद्रात तो ते 5-5 दिवस आपण राहतो असा विषय आहे, 5-10 दिवस। तो यावेळी सर्वांना विनंती आहे की आपण 5 तारीख किंवा 6 तारीखला आपले गावात परत या आणि 7 तारीखला नक्की मतदान करावं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मतदान देने